हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 अप्रैल 10, 11 और 12 अप्रैल का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF द्वारा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। ये आयोजन जो होना है ये 5 और 6 जून के बीच सिंगापुर में ही होना है और ये पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम है जिसका आयोजन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाना इसका जो है वो लक्ष्य है। थोड़ी सी डिटेल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में, IPF के बारे में। इसे मई 2022 में लॉन्च किया गया था और यह क्षेत्र के जो रीजन है, इस रीजन के देशों को लचीले, फ्लेक्सिबल, टिकाऊ, सस्टेनेबल और समावेशी इंक्लूसिव आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए क्या करता है? मंच प्रदान करता है, स्टेज प्रोवाइड करता है। और IPF के सदस्य देशों की बात करें तो 14 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। आप लोगों के लिए काम है यहाँ पे कि IPF के जो 14 देश हैं, सदस्य देश, उनके आप नाम जरूर देख लें। ठीक है, और स्पेशली ये पोजीशन भी देख लें कि भारत इसमें शामिल है या नहीं है। भारत का पड़ोसी चीन और पाकिस्तान इसका सदस्य है या नहीं है, ये आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, क्लीन इकोनॉमी और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। IPF के क्या है? 4 स्तंभ में, बेसिक जो इसके पिलर्स हैं वो ये 4 रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, पीटर हिग्स जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया है, ने खोज की थी। किसकी की थी? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये पीटर हिग्स द्वारा जो है वो गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। इनका हाल में 8 अप्रैल 2024 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी हैं और इन्होंने हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो चाहे आपसे वो हिग्स बोसॉन पूछे या आपसे गॉड पार्टिकल पूछे, ये दोनों एक ही हैं और जिसकी खोज पीटर हिग्स ने की थी और इनके नाम पे ही इसको हिग्स बोसॉन बोलते हैं। ये जो गॉड पार्टिकल की खोज हुई, ये 4 जुलाई 2012 को इसकी खोज हुई जिनेवा, स्विट्जरलैंड के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसको CERN भी बोलते हैं, में जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है उस पर एक प्रयोग के दौरान इसकी कण की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और इस कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए उन्हें फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। मतलब ये पीटर हिग्स और फ्रांकोइस एंगलर्ट, इन दोनों लोगों को साथ में जो है वो वर्ष 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये हिग्स बोसॉन जो है वो खोज, भौतिकी की दिशा में खोज में क्या है? एक क्रांतिकारी या एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को किस देश के अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार का नाम है जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये भारत की जो चंद्रयान 3 मिशन की टीम है उसको अमेरिका के जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? अंतरिक्ष अन्वेषण मानकों को बढ़ाने के लिए, स्टेप अप करने के लिए। ठीक है, इसको इनको बढ़ाने के लिए पुरस्कार से दिया गया है। और चंद्रमा पर जो है वो भारत के चंद्रयान ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर क्या किया था? लैंडिंग की हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो है वो उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, F1 या फॉर्मूला 1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 के विजेता है। ऑप्शन है जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज और मैक
वेरेस्टेपन, ठीक है, मैक्स वेरेस्टेपन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये मैक्स वेरेस्टेपन जो है ये फॉर्मूला वन जापान ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता हैं। इस रेस का आयोजन जो है वो 7 अप्रैल 2024 को जापान में ही किया गया था। और ये मैक्स वेरेस्टेपन जो है ये रेड बुल के जो है वो रेसर हैं और इन्होंने लगातार तीसरी बार जापान ग्रैंड प्रिक्स क्या दिया है, जीता है। और इस तरह ये जो 7 बार के विश्व चैंपियन है माइकल शूमाकर, इनके साथ ये लगातार 3 जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले केवल दूसरे फॉर्मूला वन रेसर हैं। तो मतलब जो मैक्स वेरेस्टेपन है इन्होंने 3 लगातार जो है जापान ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं और इसके पहले माइकल शूमाकर ने जो है ये लगातार 3 जापान ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से इन दोनों लोगों के नाम पे। ठीक, ये जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस एज इट इज हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी इसमें डिटेल्स लिखी हैं, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस एज इट इज हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। उन पीडीएफ के लिए ये यहाँ पर संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, नीचे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमने टेलीग्राम का आपको लिंक लगा के दिया हुआ है। तो आप इस तरह से किसी भी माध्यम से संस्थान से जुड़ सकते हैं और जुड़कर वहां से ये पीडीएफ जो है, ये जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है उसकी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन है पीटर पेलेग्रिनी, जेवियर माइली, जेम्स मॉरे और साइमन हैरिस। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बाकी ये जो 3 नाम हैं ये भी 3 अलग अलग देशों के जो है राष्ट्र प्रमुख हैं, या तो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं। और इन नामों की हम अपने पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। तो अभी तक मुझे लग रहा है जो लोग वीडियोस लगातार देख रहे होंगे उनको ये नाम याद हो गए होंगे। अगर किसी ने इनको नहीं देखा हुआ है तो आप या तो वीडियो पुराने वाले देख लें अथवा आप ये गूगल वगैरह से सर्च करके इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनको याद रखें बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये साइमन हैरिस हैं, इन्होंने 9 अप्रैल को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर आयरलैंड की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में जो है ये यूरोपीय देश है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो डबलिन है और आयरलैंड की जो संसद है या विधायिका लेजिस्लेटिव जो है इसको ऑरेस्टास, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा है, ऑरेस्टास के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय संसद को संसद के नाम से जाना जाता है वैसे ही आयरलैंड की संसद को ऑरेस्टास नाम से जाना जाता है। और जैसे भारतीय संसद में 2 सदन हैं वैसे ही ऑरेस्टास में भी 2 सदन हैं। और जैसे भारत की अगर आपकी बात करें तो संसद की बात होती है तो उसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर बनाते हैं, वैसे ही आयरलैंड में भी वहां के राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलाकर जो है वो निर्माण करते हैं उसका। तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान दिया है? 6.5%, 6.8%, 7% और 7.2%। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो एडीबी है इसने चालू वित्त वर्ष के लिए जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7% दिया है। पहले इनका जो अनुमान था वो 6.7% का था, अब इन्होंने बढ़ाकर इसका अनुमान जो है वो 7% कर दिया है। जबकि अगर बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसने ऑलरेडी भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% बता के रखा है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो जैसे आप अभी पिछले कुछ वीडियोस में देख रहे होंगे, लगातार जो भी वित्तीय जो ये जीडीपी वृद्धि दर को लेके अनुमान देते हैं जितनी भी संस्थाएं, उन सब ने क्या किया है, इस क्वार्टर में भारत की जो विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसके आंकड़ों को रिवाइज करके उनको जो है सकारात्मक रूप से बढ़ाया हुआ है। तो लगातार जो भी वैश्विक संस्थान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो जो है मान रहे हैं कि भारत ही जो है अब विकास का इंजन के रूप में आगे बढ़ाएगा दुनिया को। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन बी, ये 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत में जो 2022 में संक्रमणों की संख्या रही है वो करीब 35 मिलियन संक्रमण रहे हैं, और चीन के बाद भारत जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों की संख्या में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ठीक। बाकी हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस जो है वो यकृत की जो लीवर है उसमें स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और घातक हो सकती है। और अगर इसका सही समय पर ठीक तरह से इलाज ना किया जाए तो कुछ एक केसेस में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस वायरस के प्रकार की बात करें तो ये 5 मुख्य प्रकार के होते हैं, जिन्हें टाइप ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी जो हेपेटाइटिस वायरस हैं ये यकृत रोग का कारण बनते हैं, परंतु वे संचरण के तरीके, किस तरह से उनका संचरण होता है, ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, रोग की जो गंभीरता है, इंटेंसिटी है, भौगोलिक वितरण है, ठीक है, और रोकथाम के तरीके आदि के आधार पर ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत ने अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है? ठीक है, ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये म्यांमार में जो है वो भारत ने अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है ये भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है, जिसका ऑपरेशन जो है वो भारत के हाथ में है। हालांकि इस बंदरगाह का विकास भी जो है वो भारत द्वारा ही किया गया है। और ये सितवे पोर्ट जो है ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है पूर्वी भारतीय बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से समुद्र के रास्ते से जोड़ना है। उसके अलावा जो ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से भारत जो अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जो है बंदरगाह की कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कलादान जो ये सितवे पोर्ट है वहां तक, उस सितवे पोर्ट से जो है वो भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी समुद्र तक भी क्या हो, पहुंच हो जाए, और उनके सामान का आयात निर्यात जो है वो बंदरगाहों के माध्यम से हो सके। बाकी ये सितवे पोर्ट के संचालन की बात करें तो ये संचालन इसका इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल द्वारा किया जाएगा, जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको पहले कांडला पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते थे, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच का एक क्या है, संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है, जो इसका संचालन करेगा। और यहाँ पे हमने मैप से आपको सितवे की पोजीशन दिखाई है। यहाँ पर आपका जो है वो सितवे पोर्ट रहा, और ये यहाँ पर आपका कोलकाता रहा, और इस तरह से ये आपको सी रूट के द्वारा जोड़ेगा। ये म्यांमार है, और ये जो है इस तरह से सड़क मार्ग से इनको जोड़ने की बात भी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वाकरेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अध्ययन विषय में आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है 43वां, 44वां, 45वां और 46वां। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये क्वाकरेली साइमंड्स की जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अध्ययन में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे ने विश्व में 45वां स्थान प्राप्त किया है। और ये आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी अध्ययन में क्या किया है, 45वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर भारत में विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो विकास अध्ययन के लिए क्या है, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है। जबकि वैश्विक स्तर पर जेएनयू की जो रैंकिंग है वो 20वें स्थान पर है। अगर आईआईएम अहमदाबाद की बात करें तो ये व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए विश्व में 22वें स्थान पर है। और अगर इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी, ये क्या है, पहले स्थान पर रहा है 2024 में। इस बार जो है वो भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के करीब 60 से ऊपर संस्थानों को इसमें जो है वो रैंकिंग मिली है, और एशिया का जो है वो दूसरे स्थान पर, चाइना के बाद जो है वो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है, अगर केवल एशिया की बात करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत ने 67 यूनिकॉर्न के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है वो भारत ने 2023 में तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। भारत में 2023 में जो है वो 67 यूनिकॉर्न दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 68 स्टार्टअप जो है वो थे जिनको यूनिकॉर्न दिया गया था दर्जा। ठीक है, तो एक कम रहा, फिर भी भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगर सबसे आगे बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 703 यूनिकॉर्न के साथ जो है इस सूची में सबसे आगे या पहले स्थान पर है, जबकि चीन जो है वो 340 यूनिकॉर्न के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है, ब्रांच खोलने वाला अपना जो है वो पहला निजी बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक जो है वो पहला निजी बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी जो है शाखा या ब्रांच खोली है। और लक्षद्वीप ने जो है कवरत्ती द्वीप में जो है अपनी ये शाखा खोली है, और इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला, वाइड रेंज की पेशकश करके केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है, इसको एडवांस करना है। ठीक है, जो बेसिक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एडवांस करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और सांख्यिकी में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में कौन सा स्थान है? ठीक है, जो सेवाएं डिजिटल रूप से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उसमें, ठीक है, निर्यात में। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत का जो है वो 2023 में चौथा स्थान है। ये आंकड़े WTO द्वारा जो है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसमें भारत द्वारा डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का जो निर्यात है वो लगभग $257 बिलियन का है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। मतलब इसमें भारत ने क्या की है? प्रोग्रेस की है। और भारत इस तरह प्रोग्रेस करते हुए निर्यात में इसमें जर्मनी से आगे निकल गया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड अभी शीर्ष 3 स्थानों पर जो है वो काबिज है। ठीक है, और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में शिक्षा, गेमिंग और स्ट्रीमिंग, संगीत और वीडियो के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना जो है वो शामिल होता है। इस तरह की सेवाएं जो है वो डिजिटल रूप से वितरित की हैं भारत में। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स वीडियोस में इतना ही। बाकी आप प्लीज अपना फीडबैक, आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें, ताकि हम इन वीडियोस को और जो है वो आपके उपयोगी बना सकें, और ज्यादा इनको क्या किया जा सके, इनमें सकारात्मक रूप से परिवर्तन किया जा सके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, और फ्री पीडीएफ्स के लिए जो है आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको ये सारा कंटेंट जो हम लोग करंट का डिस्कस करते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।